हाय गाइस, दिस इज मनु मिश्रा। सो वेलकम बैक विद द सेशन जिसमें आज हम लोग 12 नवंबर के द हिंदू न्यूज़पेपर का एनालिसिस करेंगे। सो हियर वी स्टार्ट द एनालिसिस ऑफ टुडेस न्यूज़पेपर। लेट्स सी व्हाट टुडेस न्यूज़पेपर टॉक्स अबाउट। सो द फर्स्ट न्यूज़ इट्स फ्रॉम चेन्नई। सो व्हाट हैपेंड कि चेन्नई में फ्लड की सिचुएशन बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। और कल की हम बात करें तो कल बहुत ज़्यादा बारिश हुई इन दी सिटी ऑफ चेन्नई, जिसके चलते अराउंड 14 लोगों की डेथ हो गई है इन दी स्टेट ऑफ तमिलनाडु। चेन्नई की जो आसपास रीजन है ना, वहां बहुत ज्यादा फ्लड हुआ है। अब क्वेश्चन जो रेज होता है ना कि फ्लड हो क्यों रहा है, ये फ्लड आ क्यों रही है। तो आज इस पे एक एडिटोरियल भी है जिसको हम डिस्कस करेंगे। अपन समझेंगे कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड कि हम तमिलनाडु में, हमने लास्ट ईयर भी पढ़ा था, 2018 में भी हमने सिचुएशन पढ़ी। 2018 में तो बहुत बड़ा फ्लड आया था चेन्नई में। तो ये होता क्यों है। लेकिन पहली बात, पहला जो क्वेश्चन अराइज होता है कि रेनफॉल क्यों हो रही है, वो भी तमिलनाडु वाले स्टेट में। क्योंकि अब तो मानसून गया, तो विंटर सीजन आ गया। सो व्हाट हैपन, हमने एक टर्म अपने बताया था, मैंने एक सेंटेंस बताया था, दैट इज अबाउट द रीट्रीटिंग मॉनसून। है ना, रीट्रीटिंग मॉनसून मतलब जब मॉनसून वापस जाता है। और जब मॉनसून आता है तो उसको हम ऑल्सो उसको एक और नाम देते हैं हम लोग, कौन सा, साउथ वेस्ट मॉनसून। ठीक है, साउथ वेस्ट मॉनसून, क्योंकि वो साउथ से आता है फ्रॉम द वेस्टर्न साइड। अब अभी जो है वो बेसिकली रीट्रीटिंग मानसून है। ये मानसून वापस जा रहा है, जिसको हम लोग बोल सकते हैं नॉर्थ ईस्ट मानसून। नॉर्थ से आके ईस्ट में ट्रेवल करेगा, ईस्ट ईस्ट डायरेक्शन से आ रहा है, इसलिए नॉर्थ ईस्ट मानसून। सो नॉर्थ ईस्ट मानसून ऑल्सो नोन एज रिट्रीटिंग मानसून। होता क्या है, हमेशा एक कॉन्सेप्ट याद रखना, एंड द कॉन्सेप्ट इज कि जो विंड होती है ना, विंड फ्लो फ्रॉम हाई प्रेशर जोन टू लो प्रेशर जोन। ठीक है, तो जब हमारे यहाँ समर होता है तो लैंड जल्दी गर्म होती है ना। अगर वाटर को रखो और किसी सॉलिड सॉलिड ऑब्जेक्ट को रखो, तो सबसे सबसे जल्दी कौन सी चीज गर्म होगी। ऑब्वियस सी बात है, सॉलिड सॉलिड वाली चीज। तो लैंड जो है वो जल्दी गर्म होती है। तो इंडियन जो हमारा रीजन है, इंडियन जो हमारा लैंड है, वो जल्दी गर्म हो जाता है एज कंपेरिजन टू द इंडियन ओशन। देखो, इंडियन ओशन में भी धूप पड़ती है, इंडियन ओशन भी गर्म होता है। और हमारा जो कंट्री है इंडिया, इंडिया का मेन लैंड, वो भी गर्म होता है। बट कंपैरेटिवली गर्मी कहाँ ज्यादा हो जाती है, इंडिया में। ठीक है, तो जिसके चलते जब गर्मी ज्यादा है तो एयर अपलिफ्ट होती है। जब एयर अपलिफ्ट हो रही है, क्योंकि एयर हल्की हो जाती है, तो एयर अपलिफ्ट होती है। जब अपलिफ्ट अपलिफ्ट होती है तो इंडिया के मेन लैंड पे क्या पड़ जाता है, लो प्रेशर। और जिसके चलते कंपैरेटिवली इंडियन ओशन में हाई प्रेशर रहता है। तो विंड कैसे मूव करती है, इंडियन ओशन से इंडिया के मेन लैंड पर। और जब इंडिया के मेन लैंड पर, जब इंडियन ओशन से विंड जाती है तो अपने साथ मॉइस्चर लेके जाती है। क्योंकि ओशन है, वाटर लेके जाती है, मॉइस्चर लेके जाती है। जब मॉइस्चर लेके जाती है और उसके बाद जब इंडिया के लैंड में ट्रेवल करती है, अब एक और क्वेश्चन उठता है कि बारिश क्यों हो रही है। तो क्लाउड के फॉर्म में विंड होती है। तो क्लाउड्स टकराते हैं किससे, वेस्टर्न घाट्स के माउंटेन से, हिली एरियाज से। जब वेस्टर्न घाट्स के माउंटेन टकराते हैं तो बहुत ज्यादा बारिश होना स्टार्ट हो जाती है। ओके, तभी देखना, जो वेस्टर्न घाट्स की जो वेस्टर्न घाट का वेस्ट वाला साइड है, वहां पर बहुत ज्यादा ग्रीनरी है ना। और घारो खासी जयंतिया जो कि मेघालय में है, वहां पर सबसे ज्यादा बारिश होती है। जैसे मौसिन राम हमने सुना है, तो मौसिन राम इज ऑन दी घारो हिल्स। सो वहां पर बहुत ज्यादा बारिश होती है। अब जब बारिश हो गई, उसके बाद हमारे अब अर्थ जो टिल्टेड है, तो अर्थ जब अपोजिट साइड आती है, तो अब जो सन है वो कहा जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पे। तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पे क्या बनता है, सन ज्यादा रहता है ऑन द सदर्न पार्ट ऑफ द अर्थ। जिसके चलते कंपैरेटिवली ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन मतलब सदर्न पार्ट में क्या बनता है, लो प्रेशर। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मतलब नॉर्दर्न पार्ट में क्या बन जाता है, हाई प्रेशर। तो फिर विंड मूव करती है। लेकिन देखा जाए तो यूपी में बारिश क्यों नहीं होती, गुजरात में बारिश क्यों नहीं होती, नॉर्मल मानसून में तो होती है। लेकिन क्योंकि यहां से विंड जा रही है ना, जब नॉर्मल मानसून होता है तो इंडिया में यहां से विंड जाती है। ये इंडिया का मैप है, तो यहां से विंड जाती है, इंडियन ओशन है। और जब वापस आती है, जब विंटर में हाई प्रेशर से लो प्रेशर जब विंड जाती है, तो यहां पर देखोगे, अगर वर्ल्ड का मैप देखोगे, तो यहाँ चाइना है, ऊपर रशिया है। तो कोल्ड विंड्स आती हैं। कोई वाटर का सोर्स ही नहीं है कि बारिश हो पाए, मॉइस्चर होता ही नहीं है। ठीक है, लेकिन विंड ऐसे जाती है,
ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, बे ऑफ बंगाल है, यहाँ पर क्या है, इंडो पैसिफिक रीजन है, जिसके चलते तमिलनाडु में क्या होती है, बारिश हो जाती है। तमिलनाडु में जो एयर मूव करती है वहां से, यहाँ से लेके ऐसे एयर मूव करती है, तो मॉइस्चर लेके आती है फ्रॉम द बे ऑफ बंगाल, जिसके चलते तमिलनाडु के आसपास के जो रीजन है वहां पर बारिश होती है। केरला में भी होती है, केरला के ईस्टर्न साइड में। चलो मूविंग टुवर्ड्स दी नेक्स्ट न्यूज। सो इट्स अबाउट कि इंडिया ने, अच्छा इंडिया के ऊपर हमेशा से एक था कि इंडिया ने अभी तक कोई पॉइंट नहीं रखे, कोई अपना बेसिकली उन्होंने क्लाइमेट चेंज को लेकर उन्होंने कोई कमिटमेंट नहीं किया। लेकिन अभी ग्लासगो में COP26 था, और ग्लासगो में COP26 में इंडिया प्राइम मिनिस्टर ने बोल दिया कि हम लोग पंचतंत्र और पंचामृत सॉल्यूशन को लेके जाएंगे। और पंचामृत सॉल्यूशन इज अबाउट, जो कि यहां दिया हुआ है कि 5 सॉल्यूशन रहेंगे क्लाइमेट चेंज को लेकर। पहला कि बाय द ईयर ऑफ 2030 जो हम लोग की नॉन फॉसिल एनर्जी है, एनर्जी कैपेसिटी है, वो 500 गीगावाट तक पहुंच जाएगी। दूसरी, बाय द ईयर ऑफ 2030 हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट है उसका 50% हम लोग बेस्ड होंगे किस पे, रिन्यूएबल एनर्जी पे। मतलब हम लोग उस एनर्जी को रिन्यू करवा सकते, सोलर एनर्जी। ठीक है, तो 50% ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी से प्रोड्यूस करेंगे। थर्ड जो पॉइंट था वो थर्ड ये था कि बाय द ईयर ऑफ 2030 हम लोग 1 बिलियन टन ऑफ कार्बन इमिशन रिड्यूस कर देंगे। फोर्थ था कि कार्बन इंटेंसिटी जो है वो 45% तक कम हो जाएगी। और फिफ्थ क्या था कि हम लोग नेट जीरो कार्बन जो है अचीव कर लेंगे बाय द ईयर ऑफ 2070। लेकिन हर नेशन ने अपना एनडीसी दिया। एनडीसी इज नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन, जो कि एक तरीके से इट्स अ रूल बुक और अ टेक्स्ट बुक विच हैज बीन गिवन बाय एवरी नेशन इन द COP26। और वो बुक नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन एक रूल बुक है, एक फ्रेमवर्क है, जिसमें दिया गया है कि वो किस तरीके से एक हर नेशन किस तरीके से कार्बन इमिशन को कट डाउन करेगा। क्योंकि हमेशा जब भी COP की मीटिंग हुई ना, हमेशा से ये हमेशा डिस्कशन होता है कि भाई हम इतना कट डाउन कर लेंगे, इतना कट डाउन कर लेंगे, लेकिन लोग ये नहीं बताते कट डाउन कैसे करोगे, है ना। तो इसके चलते COP26 में लोगों को, कंट्रीज को एनडीसी सबमिट करना था। इंडिया ने अभी तक एनडीसी सबमिट नहीं किया। लेकिन इंडिया का कहना यह है कि अगर डेवलप्ड नेशन इस डेकेड में, फॉर दिस डेकेड, फॉर दी टिल द ईयर 2030, अगर इंडिया को $1 ट्रिलियन देते हैं, मतलब फाइनेंस करते हैं $1 ट्रिलियन का, कि हम लोग क्लाइमेट के चैलेंजेस है, ग्लोबल वार्मिंग के चैलेंजेस है, उसको ओवरकम कर पाए, इसके लिए हमें $1 ट्रिलियन की जरूरत है, तभी हम जाकर एनडीसी सबमिट करेंगे। मतलब एनडीसी जो इंडिया सबमिट करेगा वो एक कंडीशन के साथ है, भैया आप $1 ट्रिलियन हमें दीजिए, डेवलप नेशन $1 ट्रिलियन दीजिए, हम अभी आपको एनडीसी सबमिट कर देंगे। तो विद कंडीशन जा रहा है। मूविंग फर्दर, सो अच्छा CPC, सो इट्स CPC समथिंग, आपका CPC की मीटिंग थी, जिसको वहां पर ही बेसिकली हम बोले तो चाइना का जो मेनलैंड है, इट हैज बीन रूल्ड बाय द कम्युनिस्ट पार्टी, है ना, चाइनाज कम्युनिस्ट पार्टी। और हर साल बेसिकली मीटिंग होती है, CPC रेजोल्यूशन पास किया जाता है। लेकिन देखा जाए तो हर साल करने की जरूरत होती है, बट अभी तक की हिस्ट्री में, चाइना की हिस्ट्री में, जब से चाइना 1949 में कम्युनिस्ट नेशन बना, जब से चाइना पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना बना, पहले रिपब्लिक ऑफ चाइना था, अब वो कन्वर्ट होके पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना हो गया। तो भाई जब से 3 रेजोल्यूशन पास किए हैं, और 3 बेसिकली जनरल सेक्रेटरी रहे हैं कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के, उन्होंने रेजोल्यूशन पास किया। तो पहले थे माओ जीडोंग, जो कि बोला जाता है कि फाउंडिंग फादर ऑफ द पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना। देन एक और प्राइम मिनिस्टर थे, आई एम जस्ट फॉरगेटिंग द नेम ऑफ द उन पर्सन का नाम हम फॉलो मिस कर रहा हूं मैं, शायद इट्स ड्यांग। ओके, एंड द थर्ड जो कि है जनरल सेक्रेटरी ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी, जिन्होंने रेजोल्यूशन पास किया, इट्स अबाउट दी जी जिनपिंग। तो जी जिनपिंग अब फाइनली, शायद ऐसा ऐसा स्पेकुलेशन है और ऐसा मानना भी है कि जी जिनपिंग जब तक जिंदा है तब तक वो चाइना के मेन लीडर बने रहेंगे, कम्युनिस्ट पार्टी के जनरल सेक्रेटरी बने रहेंगे। उनको कोई भी ओवरकम नहीं करने वाला, ओवरटेक नहीं करने वाला। ये हो चुका है, मतलब चाइना का हम प्रेसिडेंट भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो लोग कंफ्यूज नहीं होना, कभी कभी चाइना का प्रीमियर होता है, कभी कभी चाइना का प्रेसिडेंट होता है। तो चाइना का प्रेसिडेंट इज जी जिनपिंग, चाइना का प्रीमियर इट मींस प्राइम मिनिस्टर टाइप। ओके, मूविंग फर्दर, सो जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर है मनसुख मांडविया ही ने बोला कि एडल्ट पॉपुलेशन को अराउंड 79% ऑफ द एडल्ट पॉपुलेशन को वैक्सीन लग चुकी है, सिंगल डोज का वैक्सीन लगा है।
और उसमें से 38%, मतलब अगर 79 को अगर 100% में हम कैलकुलेट कर लें तो उसमें से 38% लोगों को कितनी वैक्सीन लग चुकी है, डबल डोज लग चुके हैं। जो रिमेनिंग लोग बचे, और रिमेनिंग उन्होंने बेसिकली उन्होंने भी कैलकुलेशन से बताया, नंबर्स में बताया कि 12 करोड़ लोग अभी भी उन्होंने अपना सेकंड डोज नहीं लिया। तो वैक्सीन की कमी नहीं है, वैक्सीन की शॉर्टेज बिल्कुल नहीं हो रही, लोग लगवा नहीं रहे, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो उन्होंने बेसिकली अर्ज किया है कि देयर इज नो शॉर्टेज ऑफ वैक्सीन, जिनका भी सेकंड डोज बचा हुआ है भैया वो जाके वैक्सीन लगवा लें। मूविंग फर्दर, तो हमें सिटी की न्यूज नहीं पढ़नी है, हम लोग सिटी की न्यूज को स्किप करेंगे। वील मूव टू दी स्टेट पेज। सो व्हाट हैपेंड, सो दिल्ली हाई कोर्ट में एक पिटिशन हुई, एक पिटिशन फाइल हुई, और पिटिशन इज फाइल्ड बाय दी राम गौ रक्षा दल। अच्छा, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है कि पिटिशन किसने फाइल करी, लेकिन पता लग, इससे क्या है, अगर पिटिशनर का नाम याद रहेगा ना तो पता लगेगा पिटिशन किस टाइप की होगी, है ना। सो व्हाट हैपेंड, एक पिटिशन फाइल हुई दिल्ली हाई कोर्ट में, एंड द पिटिशन इज अबाउट कि जितनी भी चीजें हैं इंक्लूडिंग होम अप्लायंसेस, एवरीथिंग, उसकी मैन्युफैक्चरिंग, सब कुछ, क्या उसमें वेजिटेरियन या नॉन वेजिटेरियन का यूज किया गया कि नहीं किया गया, उन प्रोडक्ट पे लेबल लगाने की जरूरत है। ये पिटिशन फाइल हुई कि हर प्रोडक्ट, फूड प्रोडक्ट है, होम अप्लायंसेस, एवरी प्रोडक्ट, एवरी, कुछ भी छोटे से मोटा प्रोडक्ट भी, उन सब में वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन का लेबल लगाना चाहिए। ये पिटिशन फाइल हुई है, लगाना चाहिए, ये पिटिशन फाइल हुई है। अब जैसे कि आप टूथ ब्रश यूज करते हो, टूथ ब्रश में क्या क्या लगा, कहीं किसी एनिमल का कुछ पार्ट लगा है तो भाई उसको नॉन वेजिटेरियन टैग कर देना चाहिए। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने क्या किया, दिल्ली हाई कोर्ट ने, अब दिल्ली हाई कोर्ट क्या कर रहा है, दिल्ली हाई कोर्ट तो भाई आंसर सीख करेगा, किससे करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट से, क्योंकि काम तो सेंट्रल गवर्नमेंट का है, लेबल करना है कि नहीं करना है। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने प्ली जो है वो बेसिकली ट्रांसफर कर दिया टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, ओ सॉरी, ट्रांसफर नहीं करी, दिल्ली हाई कोर्ट ने आंसर मांगा है, रिस्पॉन्स मांगा है फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट कि भैया इस प्ली पर आप रिस्पॉन्स करिए और बताइए कि आप लेबल क्यों नहीं करते, अगर करते हैं तो बता दीजिए। तो ये पिटीशन को डिसमिस कर देंगे हम, क्योंकि हर किसी का फंडामेंटल राइट है कि वो राइट टू नो एंड फॉलो देयर बिलीफ। ओके, मूविंग फर्दर, सो व्हाट हैपेंड, सो 1921 रेबेलियन, अब कभी भी 1921 रेबेलियन का कभी नाम आता है ना तो हमेशा याद रखना 1921 मालाबार रेबेलियन, और हमने बहुत बार डिस्कस किया मालाबार रेबेलियन। सो यहाँ पर बेसिकली केरला में हुआ था 1921 में, मुस्लिम पीजेंट्स ने बेसिकली ब्रिटिशर्स एंड अपर कास्ट, हिंदू अपर कास्ट के अगेंस्ट बेसिकली उन्होंने रिवॉल्यूशन किया था, क्योंकि ब्रिटिशर्स विद द हेल्प ऑफ अपर कास्ट हिंदूज, जो कि मनी लेंडर्स और जमींदार थे, वो मुस्लिम पीजेंट्स को दबाते थे, उनसे बहुत ज्यादा टैक्स कलेक्ट करते थे, है ना। तो इसी के चलते जो पीजेंट्स थे, उन पीजेंट्स ने, मुस्लिम पीजेंट्स ने बेसिकली रिबेलियन क्रिएट कर दिया था 1921 में, और उसको टर्म दिया क्या, 1921 मालाबार रेबेलियन। तो उसी को लेकर बेसिकली अभी 16 मॉस्क को ऑनर किया जाएगा फॉर द 1921 रेबेलियन मार्टर्स के लिए। मूविंग फर्दर, सो ऑन द एडिटोरियल पेज, तो आज हमारे लिए 3 एडिटोरियल इंपॉर्टेंट है। द फर्स्ट वन इज अबाउट कि अभी जो थर्ड रीजनल सिक्योरिटी डायलॉग हुआ, उसको लेकर, जो भी दिल्ली ने होस्ट किया, उसको लेकर पढ़ेंगे क्या हुआ, उसका सक्सेसफुल रहा कि नहीं रहा, और इंडिया को क्या करना चाहिए। द सेकंड वन इज अबाउट दी सेकंड एडिटोरियल इज रिटन अबाउट दी, इट्स रिटन बाय केरलास स्टेट गवर्नमेंट फाइनेंस मिनिस्टर, केरला स्टेट गवर्नमेंट के फाइनेंस मिनिस्टर जो है उनने लिखा हुआ है। तो ये टैक्स के बारे में बता रहे हैं, तो कुछ कुछ चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, बल्कि पूरा एडिटोरियल इंपॉर्टेंट है, इसको अपन डिस्कस करेंगे, थोड़ा समझेंगे। एंड द सेकंड वन इज अबाउट अ सीजन ऑफ फ्लड, जो कि हमने डिस्कस किया था कि तमिलनाडु में जो फ्लड की सिचुएशन आती है उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। चलो, तो फर्स्ट विल डिस्कस दिस टैक्स बर्डन वाला, टैक्स बर्डन दैट अटैक्स द फंडामेंटल राइट्स ऑफ स्टेट। अब बोलते क्या है, देखो, नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ने रिसेंटली अभी 5 रुपए पेट्रोल पर और 10 रुपए डीजल पर ड्यूटी जो है वो रिड्यूस कर दी, है ना। और इस स्टेप के बाद, रिड्यूस करने के बाद, मोदी गवर्नमेंट ने एक चीज बोली कि ये जो रिडक्शन है ये डेडिकेशन है टू द फार्मर्स, क्योंकि कोविड के समय अगर कोई फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहा था, और फाइनेंशियल सपोर्ट जिसने करा, इंडिया की इकोनॉमी को जिसने थोड़ा स्टेबल बना के रखा, वो फार्मर्स थे, वो एग्रीकल्चर सेक्टर था। और ये रिडक्शन हेल्प करेगा फार्मर्स को इन द अपकमिंग राबी सीजन, ठीक है, ये बेसिकली गवर्नमेंट ने बताया। लेकिन ऑथर का कहना है,
ऑथर का कहना है कि अगर हम रियलिटी में देखें तो गवर्नमेंट जो है वो अराउंड कितना टैक्स लगाती है, पेट्रोल पर कितना टैक्स लगाती है? बेसिक नॉर्मल देखा जाए तो बेसिक नॉर्मल देखा जाए टैक्स तो बहुत ज्यादा है, जो पेट्रोल हम एक्सपोर्ट करते हैं ना उससे भी ज्यादा है। लेकिन ओवरऑल जो एक होता है बेसिक टैक्स, एक होता है सरचार्ज, एक होता है आपका सेस। तो ऑथर ने बताया कि गवर्नमेंट जो है, सेंटर जो है वो ₹31 और ₹33 सेस चार्ज करती है, एडिशनल सेस चार्ज करती है ऑन पेट्रोल एंड डीजल रिस्पेक्टिवली। पेट्रोल पे कितना सेस लगता है? 31। डीजल पे कितना लगता है? 33। और बेसिक टैक्स जो है, बेसिक टैक्स बहुत कम है सेस से। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि भैया कोई भी गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट कैन लेवी सेस और सरचार्ज बियॉन्ड द बेसिक टैक्स बट इन अ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन। ये लिखा हुआ है, ऐसा नहीं है कि बेसिकली कि आप, ऐसा नहीं है कि आप सेस और बेसिकली सरचार्ज को आप ज्यादा नहीं कर सकते, टैक्स ज्यादा नहीं कर सकते, नहीं, कर सकते हो बट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन में। लेकिन पेट्रोल और डीजल जो है, कोविड के समय हम समझ सकते हैं कि भाई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन है, लेकिन नॉर्मल जब से 2014 से तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन तो नहीं थी। तब से देखा जा रहा है कि जो सेस है और सरचार्ज जो पेट्रोल और डीजल पे लगता है वो बेसिक टैक्स से भी ज्यादा है ना? ये ऑथर ने बताया। अब पहले सरचार्ज समझ लो, सरचार्ज और सेस होते क्या है? टैक्स के ऊपर टैक्स लगना, वो होता है सरचार्ज और सेस। ठीक है, अब जैसे कि आपने वो वाला सेस सुना होगा, अरे आपका सफाई वाला सेस जो लगता है ना, सफाई वाला भी जब जब एक नया प्रोग्राम चला था, मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने थे तो सब झाड़ू लेके बाहर निकल गए थे, है ना? तो जो जो कि बेसिकली आधा सक्सेसफुल रहा, आधा अनसक्सेसफुल रहा। स्वच्छ भारत सेस। तो स्वच्छ भारत सेस का मतलब ये था कि मतलब बेसिकली टैक्स पे टैक्स लगना। जैसे आपने इनकम टैक्स दिया, अब इनकम टैक्स कितना है? इनकम टैक्स है 10%। अब आपकी इनकम कितनी है? 10,000। तो भैया 10% निकाल लो, इनकम टैक्स कितना है आपका? 1,000 रुपए। ठीक है, अब 1,000 रुपए पे टैक्स लगना। अभी जो नॉर्मल टैक्स लगा था वो आपकी टोटल इनकम पे था, लेकिन सेस और सरचार्ज जो होते हैं, जो टैक्स के अमाउंट पर टैक्स लगता है। ठीक है, तो वही चीज बताई गई कि टैक्स और सरचार्ज क्या है? टैक्स पर टैक्स लगाना, जो कि बहुत ज्यादा होता है, बेसिक टैक्स के वैल्यू से भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अब उन्होंने समझाया कि देखो, यूनियन गवर्नमेंट ने इन द फाइनेंशियल ईयर, इन द फिस्कल ईयर ऑफ 2020-2021 अराउंड 3.72 लाख करोड़ रुपीस कलेक्ट किया इन अ फॉर्म ऑफ टैक्स इन पेट्रोलियम सेक्टर, ये बताया गया। लेकिन जब हम इसको डिवाइड करेंगे ना, तो होता क्या है कि 18,000 करोड़ रुपीस इस टैक्स में से कहां से आया? बेसिक एक्साइज ड्यूटी से आया, जो नॉर्मल टैक्स लगता है, बेसिक टैक्स लगता है। और बाकी 2.3 लाख करोड़ कहां से हमने कलेक्ट किया? इन अ फॉर्म ऑफ सेस। और बाकी जो 1.2 लाख करोड़ हमने कलेक्ट किया वो कैसा? वो लगा था स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी। अब ऐसा गवर्नमेंट करती क्यों है? गवर्नमेंट डायरेक्टली टैक्स लगा दे ना, बड़ा परसेंटेज। और और इन ऑथर को क्या प्रॉब्लम है भाई? चाहे सेस के फॉर्म में ले, चाहे सरचार्ज के फॉर्म में ले, चाहे नॉर्मल टैक्स के फॉर्म में ले, होता क्या है? क्योंकि जब भी कोई चीज टैक्स कलेक्ट होती है, जैसे कि पेट्रोलियम, आपका डीजल, तो इनमें जो टैक्स है वो डिविजिबल पूल में जाता है। मतलब टैक्स डिवाइड होता है, अमाउंट टैक्स में जो टैक्स का जो पैसा कलेक्ट होता है वो पैसा डिवाइड होता है, स्टेट को भी जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट को भी जाता है। लेकिन सेस हो गया, सरचार्ज हो गया, ये डिवाइड नहीं होता, ये पूरा का पूरा पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट का जो फंड है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, उसमें ट्रांसफर होता है। उसमें कोई भी फंड बेसिकली डिस्ट्रीब्यूट या फिर डिवाइड नहीं किया जाता। इसके चलते गवर्नमेंट जो है पेट्रोलियम, डीजल एंड पेट्रोलियम, डीजल और अल्कोहल पर ज्यादा सेस लगाती है, टैक्स से भी ज्यादा। ओके, देन ऑथर ने फिर यही यही बेसिकली उन्होंने बोला कि जब जीएसटी आया था ना, तो जीएसटी आने के समय एक बात की गई थी कि आरएनआर लेके लाया जाएगा। अब आरएनआर क्या है? इट्स रेवेन्यू न्यूट्रल रेट, है ना? रेवेन्यू न्यूट्रल रेट आने की बात की गई थी। और रेवेन्यू न्यूट्रल रेट है क्या? इसका मतलब है कि स्टेट को वही रेवेन्यू मिलेगा जो जीएसटी इंप्लीमेंटेशन के पहले मिला था। बट इन रियलिटी अगर देखा जाए तो अभी उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि ऑन एन एवरेज कंट्री का जो जीएसटी कलेक्शन है ना, वो कितना है? 1 लाख करोड़ है। ठीक है, पर मंथ। तो ओवरऑल कितना हो जाता है? 12 लाख करोड़ एक साल में। तो 6 लाख करोड़ स्टेट को जाता है और 6 लाख करोड़ सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है।
लेकिन अगर हम बेसिकली अगर आरएनआर होता तो टोटल अमाउंट जो कलेक्ट होता वो 18 लाख करोड़ होता। तो देखा जाए तो स्टेट को 3 लाख करोड़ और मिलते, एक्स्ट्रा मिलते। तो स्टेट जीएसटी आने से स्टेट को बल्कि प्रॉब्लम हुई है, स्टेट के रेवेन्यू कलेक्शन प्रॉब्लम हुई है, स्टेट के पास पैसा, स्टेट गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं बचा। फिर लास्ट में ऑथर ने यही लिखा, आप उन्होंने सिंपल सा क्वेश्चन पूछा कि ये सारे स्टेप्स जो लिए गए, जीएसटी आया, आप टैक्स पे बेसिक टैक्स से भी ज्यादा, बेसिक एक्साइज ड्यूटी से भी ज्यादा टैक्स लगा रहे हो, तो ये किसके लिए बेनिफिशियल है? उन्होंने फॉर एग्जांपल दिया इट्स ओनली फॉर द स्मॉल कॉर्प, इट्स ओनली फॉर द हैंडफुल ऑफ कॉर्पोरेट हाउसेस। सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया, आम जनता को आम जनता को फाइनेंशियली बर्डन दे दिया और कॉर्पोरेट हाउसेस को थोड़ी सी रिलीफ दे दी। सिर्फ कुछ कॉर्पोरेट हाउसेस को के चक्कर में एलिगेशन लगाया उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर, यह मैं नहीं लगा रहा हूं, ठीक है। कुछ कॉर्पोरेट हाउसेस के फायदे के चक्कर में उन्होंने बहुत सारे आम आदमी, कॉमन पीपल, जो कि मिडिल क्लास हम लोग बोलते हैं, उन पे फाइनेंशियल बर्डन डाल दिया। मूविंग टुवर्ड द सेकंड एडिटोरियल, दैट इज अबाउट द अनडिफाइंड रोल्स। सो ये बेसिकली बता रहा है कि अभी थर्ड रीजनल सिक्योरिटी डायलॉग इंडिया ने चेयर करी, है ना। इंडिया में चेयर किसने करी? हमारे जो एनएसए हैं अजीत डोभाल, उन्होंने चेयर करी, और इंडिया ने 3 स्ट्रॉन्ग मैसेज भेजे इस रीजनल सिक्योरिटी डायलॉग में। पहला कि भैया इंडिया जो है वो अभी भी इंपॉर्टेंट और इंगेज्ड प्लेयर बनना चाहता है फॉर द फ्यूचर ऑफ अफगानिस्तान। दूसरा उन्होंने बोला कि इवन दो यूएस की नाटो ट्रूप्स विड्रॉ कर गई हैं तुम्हारा अफगानिस्तान से, तो आइडियल सोल्यूशन यही रहेगा कि हम लोग नेबरहुड के साथ मिलकर, हम लोग इंडिया जो है वो नेबरहुड के साथ मिलकर अफगानिस्तान, रशिया, आपका चाइना, पाकिस्तान, इन सब के साथ मिलकर अफगानिस्तान की सिचुएशन पे कंसेंसस लेके आए। और थर्ड जो मैसेज भेजा है बाय दिस मीटिंग, वो ये है कि अफगान में ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस जो आ रहे हैं, उनको ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस को कैसे सेट असाइड किया जाए, हटाया जाए, उनको हेल्प की जाए। देखा जाए तो अभी 8 सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एनएसए चीफ आए हुए थे, जिसमें इंडिया भी इंक्लूड था और आपका 8 अदर, रशिया भी थे और सेंट्रल एशियन नेशंस भी थे। चाइना के भी सिक्योरिटी हेड और चाइना और पाकिस्तान के सिक्योरिटी हेड को बुलाया गया, बट दोनों ने आने से मना कर दिया इंडिया में, क्योंकि वो नहीं चाहते, वो दोनों नेशन नहीं चाहते कि इंडिया इन्वॉल्व हो अफगानिस्तान के इशू को लेकर। और इवन दो अभी इंडियन गवर्नमेंट ने बोला था कि हम लोग अफगानिस्तान को वीट और मेडिसिन देना चाहते हैं बाय रोड रूट, बट पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने मना कर दिया कि भैया इंडिया का कोई भी सामान पाकिस्तान के टेरिटरी से नहीं ट्रेवल करेगा, चाहे वो काबुल में ह्यूमैनिटेरियन सपोर्ट क्यों ना हो, और मना कर दिया। ओके, अब ऑथर का फाइनली यही कहना है कि इंडिया को अगर बेसिकली इन्वॉल्व रखना है तो अपने ही हिपोक्रेसी से बाहर निकलना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इंडिया हमेशा से बड़ी पब्लिकली हमेशा बोलता है कि भाई हम पब्लिकली, इंडिया ने तालिबान को ऑफिशियली 2 बार मिला, अफगान के साथ उन्हें सॉलिडेरिटी एक्सप्रेस करी कि भैया ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस आ रहे हैं। लेकिन वहीं हम दूसरे हाथ पे देखें तो जितने भी वीजा सीकर्स है उनको उन्होंने प्रैक्टिकली रिफ्यूज कर दिया कि वो इंडिया में ट्रैवल नहीं कर सकते, है ना। कोई मॉनेटरी कंट्रीब्यूशन नहीं दिया फॉर द ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस। और थर्ड, एक और चीज कि ट्रेड और कनेक्टिविटी अफगानिस्तान के साथ जो कंटिन्यू थी इन दी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के समय, वो उन्होंने कंटिन्यूटी की भी बात करी ही नहीं। तो इंडिया को एक प्रॉपर स्टैंड लेना पड़ेगा अफगानिस्तान के इशू को लेकर। या तो अफगानिस्तान दुश्मनी कर ले सीधा सीधा, या तो दूर हो जाए, या फिर अच्छी फ्रेंडशिप कर ले। क्योंकि भाई अब बहुत सारे नेशन जो है वो अफगानिस्तान में तालिबान गवर्नमेंट के साथ रिलेशनशिप को नॉर्मलाइज कर रहे हैं, चाहे उज्बेकिस्तान हो, चाहे तजाकिस्तान हो, हर नेशन कर रहा है, इवन रशिया भी कर रहा है। सीजन ऑफ फ्लर्ट्स, तो अच्छा, हमारी जो मेन इंपॉर्टेंट बात है ना वो ये है, ये वाला पॉइंट है बस, दिस वन हमें जो पढ़ना है। हमें पढ़ना क्या है कि जो चेन्नई में फ्लड्स आते हैं, तमिलनाडु में फ्लड्स आते हैं, वो क्यों आते हैं? तो प्रॉब्लम क्या है? इशू ऑफ ड्रेनेज, जिसमें से कि भाई जो ओपन स्पेस है अर्बन एरिया में, ओपन स्पेस जो है वो श्रिंक होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, जिसके चलते वाटर फ्लो नहीं हो पा रहा। दूसरा, देयर इज अ नो गैप बिटवीन द कवरेज ऑफ ड्रेन्स एंड द सीवियर लाइंस, सीवर की लाइंस है और आपकी जो ड्रेन का कवरेज है उनमें कोई गैप ही नहीं है। ओ सॉरी, गैप है, गैप नहीं, मतलब गैप, बहुत बड़ा गैप है। उन्होंने फिर एक और बताया कि इंक्रोचमेंट हो जाता है बहुत सारी जमीनों पर, बहुत सारी प्रॉपर्टीज पर, रिवर बेड्स पर, जिसके चलते वाटर जो है वो फ्री फ्लो नहीं हो पाता। और
ये सारी चीजें हैं बेसिकली इस मैच के लिए रिस्पॉन्सिबल, इस फ्लड के लिए रिस्पॉन्सिबल। तो फिर ऑथर ने यही लिखा है कि जितनी वाटर बॉडीज हैं उनको प्रॉपरली मेंटेन किया जाए, है ना, इफेक्टिव फ्लड कैरियर्स हों, और जो रेसिडेंशियल लोकेलिटीज हैं उनमें बेसिकली सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो किया जाए, तो फिर चेन्नई में फ्लड नहीं आएगी। ये ऑथर ने बताया, सिंपल सा सोल्यूशन दिया उन्होंने। मूविंग फर्दर टुवर्ड्स द नेशनल न्यूज, व्हाट हैपेंड? सो कल हमने एक न्यूज पढ़ी थी सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड कि चार धाम पे रोड बननी है। चार धाम रोड को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि देखो, इन्वायरमेंट और डिफेंस को दोनों को बेसिकली साथ में लेकर चलना चाहिए और इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप करिए, लेकिन एनवायरमेंट का भी प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट का इस पॉइंट पर रिटेलिएशन आया। सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला कि भैया, हमारी जो आर्मी है ना, वो एनवायरमेंट, कुछ लैंडस्लाइड्स के चक्कर में इंडिया के बॉर्डर्स को खुला नहीं रख सकती। इंडिया के बॉर्डर्स को हम इंडिया के बॉर्डर्स पे चाइना को एंटर नहीं करने दे सकते। तो भाई, थोड़े बहुत लैंडस्लाइड्स तो होंगे होंगे, है ना, थोड़े बहुत एनवायरमेंटल क्राइसिस होंगे, लेकिन हमारा डिफेंस तो मजबूत होगा। ये सेंट्रल गवर्नमेंट का पॉइंट है। मूविंग फर्दर, सो सीडीएस मतलब चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ एंड जो मिनिस्ट्री है, डिफेंस मिनिस्ट्री, उन दोनों की बात, सॉरी, मिनिस्ट्री ऑफ बेसिकली एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री, नॉट डिफेंस मिनिस्ट्री, उन दोनों में बन नहीं रही है। देयर इज अ डिफरेंस ऑन दी चाइनाज मूव्स, क्योंकि जब चाइना मूव किया था तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने बोला था कि भाई, चाइना ना इंडिया की टेरिटरी में ट्रेवल ना करे, इंडिया की टेरिटरी में नहीं है। लेकिन वही चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने बोल दिया कि भैया, चाइना जो है वो इंडिया की टेरिटरी में ट्रेवल किया ही नहीं, वो अपनी टेरिटरी में ही ट्रेवल किया, अपनी टेरिटरी में इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप कर रहा है। मूविंग फर्दर, अच्छा, ये पूरा पेज एडिटोरियल उससे रिलेटेड है, पॉलिटिक्स से रिलेटेड है, तो बिल्कुल नहीं पढ़ना है ना, बिल्कुल स्किप कर देना। Moving towards the national news again. So what happened? So यूनियन कैबिनेट ने एक स्टेप लिया। उन्होंने बोला कि जितने भी लोग इंटरनेशनल ट्रेवल करके आते हैं, इंटरनेशनल अराइवल्स है, मतलब कोई अमेरिका से आ रहा है, कोई ऑस्ट्रेलिया से आ रहा है, इंडिया में आ रहा है, तो वो आ जाए इंडिया में, उसको बस कोविड-19 का टेस्ट कराना पड़ेगा। लेकिन अब क्या है, अब 5 साल और 5 साल से कम बच्चे जो हैं, चिल्ड्रंस जो हैं, उनको एग्जम्पशन दी जाती है कि वो कोविड-19 टेस्ट नहीं कराएंगे। ओके, वो इंटरनेशनल ट्रैवल कर सकते हैं और कोविड-19 टेस्ट कराने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ, जो 5 साल से ऊपर है उसको कराने की जरूरत है। सो व्हाट हैपन? तो नेपाल के जो आर्मी चीफ हैं, प्रभु राम शर्मा, अभी वो इंडिया में है। उन्होंने एक चीज बोली है कि देखो, नेपाल में कोई डिफेंस यूनिवर्सिटी नहीं है ना, तो उसी के लिए हम लोग ने बेसिकली एक डिसीजन लिया है कि नेपाल आर्मी जो है वो खुद की डिफेंस यूनिवर्सिटी सेटअप करेगी इन द कंट्री ऑफ नेपाल। दैट्स व्हाट जो नेपाल के आर्मी चीफ है राम प्रभु शर्मा ने ये स्टेटमेंट दिया इन दी न्यू दिल्ली। और कल उनको ऑनरी बेसिकली रैंक दी गई थी, जनरल रैंक दी गई थी, जनरल की रैंक दी गई थी। मूविंग फर्दर, सो ऑन द वर्ल्ड न्यूज व्हाट हैपेंड? तो साउथ अफ्रीका के जो लास्ट अपर्थाइड प्रेसिडेंट, मतलब फर्स्ट लास्ट वाइट प्रेसिडेंट साउथ अफ्रीका के, डी क्लार्क, उनकी डेथ हो गई। एफ डब्ल्यू डी क्लार्क, उनको और बेसिकली नोबेल पीस प्राइज मिला था इन 1993, क्योंकि उन्होंने नेल्सन मंडेला को रिलीज कर दिया था जेल से। उसके बाद फिर इलेक्शन हुए और नेल्सन मंडेला इलेक्शन जीते भी। ठीक है, सो ही वॉज द लास्ट साउथ अफ्रीकन अपर्थाइड प्रेसिडेंट। जब साउथ अफ्रीका में अपर्थाइड थी तो प्रेसिडेंट यही थे, और एंड हुई थी तब भी यही थे। मूविंग फर्दर, सो व्हाट हैपेंड? सो पाकिस्तान ने वार्न किया है सारे इंटरनेशनल नेशंस को, सारे इंटरनेशनल कम्युनिटीज को, कि भैया, अफगानिस्तान में इकोनॉमी जो है वो कोलैप्स होने वाली है, तो भैया ह्यूमैनिटेरियन और इकोनॉमिक फंडिंग की बहुत ज्यादा जरूरत है, असिस्टेंस की बहुत ज्यादा जरूरत है अफगानिस्तान को। ये बोल दिया पाकिस्तान ने, वार्न किया है सबको। सो बिजनेस न्यूज में ऐसी कुछ न्यूज नहीं है जो हमारे एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट हो। सेम गोज विद दी स्पोर्ट्स न्यूज। सो दिस इज द एनालिसिस ऑफ टुडेज न्यूज़पेपर। हम लोग कल फिर मिलेंगे विद सम एक्साइटिंग न्यूज, सम एक्साइटिंग करंट अफेयर्स। तब तक के लिए बाय बाय, हैव फन एंड एंजॉय योर डे। बाय बाय गाइस।